Yes, this is a fast track revision on notice, quorum. Now look here everyone, I'll be very fast. मैं इन short clips में सारे technical points notice and quorum का बोलना चाहूंगा. अगर आपको याद हो that 3 requisites कोई भी मीटिंग को वैलिड बनाने के लिए होती है: properly convened, properly constituted and properly conducted. तो let's talk about properly convened. जब मैं बोलता हूं properly convened, इसका मतलब है proper notice is given by proper authority to persons entitled to attend the meeting. तो who is the proper authority? मीटिंग, शेयरहोल्डर्स मीटिंग बुलाने के लिए कौन है प्रॉपर कन्वीनिंग अथॉरिटी? आंसर इज द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स. तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स प्रॉपर कन्वीनिंग अथॉरिटी है. हमने इन्फोसिस के नोटिस को क्लास में देखा था और उसमें देखा भी था, एंड में लिखा रहता है ऑन बिहाफ ऑफ द बोर्ड या बाय ऑर्डर ऑफ द बोर्ड, फिर एक सिग्नेचर चेयरमैन या सीएस का रहता है. बट सीएस या चेयरमैन या डायरेक्टर खुद अपने मर्जी से मीटिंग कन्वीन नहीं कर सकता है. दे साइन इट ऑन बिहाफ ऑफ द बोर्ड. पर अगर कोई डायरेक्टर बिना ऑथराइजेशन की मीटिंग बुला ले तो वो गलत है. पर एक रास्ता है, दैट इट कैन बी रैटिफाइड बाय द बोर्ड. ओके, एंड बिफोर द मीटिंग ये रैटिफिकेशन या अप्रूवल होनी चाहिए. रिमेंबर दिस. अपार्ट फ्रॉम दिस, आप देखोगे कि मीटिंग 21 क्लियर डेज नोटिस दी जाती है मीटिंग के लिए. एंड हाउ इज दिस 21 क्लियर डेज, हाउ आर दीज 21 क्लियर डेज कैलकुलेटेड? इसमें हम डेट ऑफ सर्विस ऑफ नोटिस को नहीं लेते हैं, डेट ऑफ होल्डिंग द मीटिंग को नहीं लेते हैं. एंड इफ द नोटिस इज सेंड बाय पोस्ट तो 48 आवर्स पोस्टल ट्रांजिट के लिए हम मानते हैं, और मानते हैं कि 48 आवर्स बाद वो सर्व हुआ है, तो वो भी हट जाता है. तो बेसिकली ये कैलकुलेशन हम लोग देख चुके थे. Now we saw that in section 8 company, instead of 21 clear days, the phrase uses 14 days notice is given. And so private company को भी 21 clear days apply करेगा. बट अगर कोई प्राइवेट कंपनी अपने आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के थ्रू कुछ और लेंथ ऑफ नोटिस को प्रिस्क्राइब कर रखी है, then that will apply. Otherwise प्राइवेट कंपनी को भी 21 clear days notice is going to apply. पर इससे एक बात बताइएगा, अगर ये सम तो हम लोग कर चुके थे, ये जहां पे कैलकुलेशन जो क्या क्या एक्सक्लूड करके कैलकुलेशन होता है, दिस वी हैव ऑलरेडी सीन. नाउ सर, वन इंपॉर्टेंट थिंग कि शॉर्टर है नोटिस, तो क्या स्टिल मीटिंग वैलिड हो सकती है? यस, स्क्रीन पर दिख रहा होगा. एजीएम का केस अगर है 95% ऑफ द नंबर ऑफ मेंबर्स एंटाइटल्ड टू वोट की हाँ चाहिए. अगर 1000 मेंबर्स हैं कंपनी में एंटाइटल्ड टू वोट, तो 950 मेंबर्स की हाँ चाहिए शॉर्टर नोटिस के लिए. और अगर एजीएम की बात कर रहा था मैं, और अगर ईजीएम की बात करूं तो डुअल अप्रूवल्स है, 2 अप्रूवल्स हैं. वहां पे लैंग्वेज देखिए शाइन कर रहा है, आपके सामने स्क्रीन भी है, वहां लिखा हुआ है इट इज मेजॉरिटी ऑफ द नंबर ऑफ मेंबर्स एंटाइटल्ड टू वोट. बच्चा हड़बड़ा जाएगा, सर समझ गए 1000 में से 501? नो 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 नो. एंड दोस 501 मेंबर्स जो हैं, दे मस्ट आल्सो हैव 95% ऑफ द पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल और वोटिंग पावर. सो ये एग्जांपल्स एकदम सेट कर लीजिए. सर मीटिंग शॉर्टर नोटिस है, पर अगर कोई लॉस या प्रेजुडिस नहीं हो रहा है सेक्शन ऑफ कंप्लेनिंग शेयर होल्डर्स को, तो भी मीटिंग वैलिड हो सकती है. एज हेल्ड बाय इन मतुश्री टेक्सटाइल्स लिमिटेड, शैलेश हरिलाल शाह का एक केस था बॉम्बे हाई कोर्ट का कि ये प्रोविजंस मैंडेटरी नेचर के नहीं है, डायरेक्टरी हैं, बट वो शॉर्टर नोटिस को लेकर थे कि शॉर्टर नोटिस हुआ तो भी हम मान लेंगे कि मीटिंग वैलिड है अगर कोई नुकसान नहीं हो रहा है. पर अगर मैं बोलूं ओमिशन ही हो गया, टोटल नोटिस दिया ही नहीं गया है, तब मैं कैसे मान लूं? तो अगर डेलिब्रेट ओमिशन हुई है तो मीटिंग वैलिड नहीं हो सकती है, इंटेंशनल होने से वैलिड नहीं हो सकती है. बट अगर मैं बोलूं अनइंटेंशनल, एक्सीडेंटल ओमिशन हुआ है, तो मीटिंग वैलिड हो सकता है. देन इट हैज टू बी प्रूव्ड ऑन द फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस. नोटिस किस किस को जाती है, लंबा लिस्ट यहां पर लिखा हुआ है, नोटिस किस किस को देना चाहिए, दैट लिस्ट इज ऑलरेडी डिस्कस्ड विद यू. उसके बाद ये 21 क्लियर डे आपके माइंड में बस गया है, पर एक बात ध्यान से सुनिए, एडजर्न अगर मीटिंग होती है तो एटलीस्ट 3 डेज नोटिस देना भी सफिशिएंट होगा. तो ये 3 डे नोटिस इंडिविजुअली जाएगा या फिर न्यूज़पेपर में पब्लिश होगा, एक इंग्लिश और रीजनल लैंग्वेज में जहां रजिस्टर्ड ऑफिस सिचुएटेड है. ओके. और एक चीज बताया जा रहा है कि अगर मीटिंग आज के दिन अगले हफ्ते एडजर्न हुई है तो फ्रेश बोर्ड रेजोल्यूशन इस मीटिंग के लिए नहीं लगेगा. एंड एक और चीज, अगर मीटिंग 30 डेज या 30 डेज के बियॉन्ड एडजर्न हुई है, तब 3 डेज नोटिस नहीं चलेगा उस एडजर्न मीटिंग में. देन फ्रेश 21 डे नोटिस इज रिक्वायर्ड. ऐसा लिखा हुआ है यहां पर टेबल एफ में, ये चीजें लिखी हुई है. व्हाट इज टेबल एफ? द मॉडल फॉर्मेट ऑफ आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन एप्लीकेबल टू कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स. तो ये आप देख पा रहे थे, चीज तीनों चीजें, तीनों सारे टाइप के सिचुएशंस कवर हो गए नोटिस को लेकर. 21 डेज क्लियर डेज वाला भी, 14 डेज वाला भी, 3 डेज वाला, एंड बैक टू 21 डेज वाला जो अगर आपकी एडजर्नमेंट बियॉन्ड 30 डेज हुई है तो नोटिस के साथ क्या क्या संग में जाता है आपको दिख रहा है. प्रॉक्सी फॉर्म, अटेंडेंस स्लिप. सर ये कैसे हम जानेंगे ये सब जा रहा है नहीं जा रहा है? मैंने आपको
इन्फोसिस का एक ठो यहाँ पर पूरा नोटिस दिखाया था क्लास में, और नोटिस में हमने देखा था, पहले तो ये इन्फोसिस की एक नोटिस मैंने इंटरनेट से ली थी कि कैसे साइनिंग हो रही है यहाँ पर। उसके बाद नोटिस में नोट्स दिया रहता है जिसमें लिखा रहता है आप अपनी जगह प्रॉक्सी को भी भेज सकते हैं, और बहुत सारी बातें हैं जो हम लोग पढ़ते पढ़ते और आगे भी बढ़ेंगे। एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट भी एनेक्स्ड रहता है नोटिस में, जो स्पेशल बिजनेस, जो भी स्पेशल बिजनेस आप मीटिंग में डिस्कस करने वाले हैं उसके पूरी डिटेल्स, मटेरियल फैक्ट्स, पूरा बैकग्राउंड, क्या किसी डायरेक्टर, मैनेजर, केएमपी, उनके रिलेटिव का कोई इंटरेस्ट अगर इन्वॉल्व है तो वो भी हम लोग वहां पर देते हैं। स्टार्ट रीडिंग एवरीवन ऑल दीज पॉइंट्स, ये सारा देखने शुरू कर दीजिएगा। सॉरी, ये तो देख चुके हैं हम लोग। एंड वेरी इंटरेस्टिंग थिंग, प्रॉक्सी फॉर्म है नोटिस के संग, ये देखिए इस तरह पूरा प्रॉक्सी फॉर्म यहाँ पे आता है। उसके अलावा ऑर्डिनरी बिजनेस अटेंडेंस स्लिप, एंड दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग कि आप जब नोटिस बना रहे हैं तो सेक्रेटरी स्टैंडर्ड 2 में बोला जाता है द रूट मैप टू द वेन्यू ऑफ जीएम देना जरूरी है। हाँ, उसमें एक्सेप्शंस हैं, सेक्रेटरी स्टैंडर्ड 2 में भी एक्सेप्शंस भी लिखे हुए, कहीं रूट मैप नहीं देंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, बट ब्रॉडली यू मस्ट अंडरस्टैंड। सर ये सेक्रेटरी स्टैंडर्ड 2 की बात मैं क्यों सुनूं? बिकॉज इट इज मैंडेटरी टू फॉलो सेक्रेटरी स्टैंडर्ड 2 व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट जनरल मीटिंग्स। ओके, तो ये सारी बातें हम लोग देख चुके थे एंड वी वर गोइंग इनटू मोर डिटेल्स। नोटिस चैप्टर चल रहा था, ये सारी चीजें हो चुकी थी। नाउ एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट अगर ठीक से समझाया ही नहीं है, कुछ दिया ही नहीं, तो नोटिस भी इनवैलिड हो जाएगी। कंपनी नोटिस बुला रही है, कुछ मैटर डिस्कस होने वाला है, आप इक्विटी शेयर्स इशू करने वाले, कुछ डिटेल्स आपने दिया ही नहीं एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट में, तो ये गलत माना जाता है। और याद रखिएगा, अगर कोई प्रमोटर या डायरेक्टर कोई सीक्रेट प्रॉफिट्स कमाता है एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट में इनकम्प्लीट डिस्क्लोजर्स देकर, तो उसे रिटर्न करना पड़ता है, एंड जो पेनल्टी लगता है दैट इज 50,000 और 5 times the secret profits you make. 5 times the secret profits you make, ये आपके ऊपर पेनल्टी यहां पर लग जाता है। When you do not disclose the details, तो आपके ऊपर जो पेनल्टी लगता है that is 5 times the secret profits you make, whichever is higher, वो लगने वाला है, तो बहुत बड़ा अभिशाप लगने वाला है, तो इट्स बेटर यू डिस्क्लोज दिस। सारा डिटेल्स करके ही करिएगा। ओके, उसके बाद आप यहीं पर देखे थे, ये वाला जो क्वेश्चन मैंने बोला था, अगर आप डिस्क्लोजर्स नहीं देते हैं, इनकम्प्लीट है, तो नोटिस भी इनवैलिड हो जाएगी। अगर आपने कोरम कर लिया है तो सीडी को कंटिन्यू रखिएगा, क्लास को कंटिन्यू रखिएगा, वरना एक बार पॉज कर दीजिएगा। कोरम क्या है? मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स विच मस्ट बी पर्सनली प्रेजेंट टू मेक द मीटिंग वैलिड। तो प्राइवेट कंपनी में 2 मेंबर्स पर्सनली प्रेजेंट, यहां लिखा हुआ भी था आपके बुक्स में भी, और पब्लिक कंपनी में वो डिपेंड करेगा ऑन द नंबर ऑफ मेंबर्स ऑन द डेट ऑफ मीटिंग। अप टू 1000 it is 5 members personally present, more than 1000 and up to 5000 it is 15 members personally present, and more than 5000 में it is 30 members personally present। याद रखिएगा, proxies are not counted in the quorum। सर सब भेजे हुए लोगों को काउंट नहीं करना है, उसमें एक्सेप्शंस था हमारे एक्ट के अंदर कि अगर एक कंपनी किसी जन को अपनी जगह भेजता है रिप्रेजेंटेटिव, एक कंपनी एक मेंबर है कंपनी का, तो वो जो रिप्रेजेंटेटिव है वो पर्सनली प्रेजेंट माना जाएगा। प्रेसिडेंट एंड गवर्नर ऑफ अ स्टेट अगर अपनी जगह किसी को भेजते हैं तो वो रिप्रेजेंटेटिव पर्सनली प्रेजेंट माना जाएगा। कंपनी अपनी जगह किसी को भेजा है तो वो भी पर्सनली प्रेजेंट माना जाएगा। प्रेसिडेंट किसी को भेजा है वो भी। नाउ अगर प्रेसिडेंट का भेजा हुआ आदमी अपनी जगह किसी को प्रॉक्सी भेजे, वो प्रॉक्सी माना जाएगा। प्रेसिडेंट जिसको अपॉइंट करके भेजा है वो पर्सनली प्रेजेंट है। कंपनी ने किसी इंसान को मेंबर बनाया है वो पर्सनली प्रेजेंट है, एंड दे आल्सो हैव द पावर टू अपॉइंट प्रॉक्सी। पर वो भेजे हुए आदमी अगर किसी और को भेजता है तो वो प्रॉक्सी माना जाता है फिर, एंड फिर वो कोरम में काउंट नहीं होगा। तो ये भी याद रखिएगा, क्योंकि घुमा देगा, गवर्नर देखते हैं आप लिख देते हैं पर्सनली प्रेजेंट, गवर्नर किसी को भेजा, वो भेजा हुआ आदमी किसी को भेजा, तो याद रखना वो फिर प्रॉक्सी की तरह ट्रीट होगा। तो इस पर हम लोग बहुत सारे क्वेश्चंस यहां पर किए थे, वेरी इंटरेस्टिंग। एंड 2 और मोर कंपनीज अगर एक ही पर्सन को अपॉइंट कर रहा है एज देयर रिप्रेजेंटेटिव, देन दैट पर्सन इज काउंटेड सेपरेटली फॉर ईच कंपनी। तो यहां पर हमने कई केस स्टडीज और कई अच्छे अच्छे क्वेश्चंस किए थे। अगर आप एक मेंबर हैं, आपने पावर ऑफ अटॉर्नी दे रखा है किसी को, मेरे सारे इन्वेस्टमेंट्स तुम मैनेज करो, एंड वो पावर ऑफ अटॉर्नी होल्डर कंपनी में मीटिंग अटेंड करने चला गया है, तो याद रखिएगा उसको मीटिंग अटेंड करने दिया जाएगा और उसको पर्सनली प्रेजेंट माना जाएगा। दिस इज अ वेरी गुड कैच। तो इसके लिए हम लोग वापस से अपने इस यस लुक हियर एवरीवन, वो पावर ऑफ अटॉर्नी वाली क्वेश्चन। और एक इंटरेस्टिंग चीज, नोटिस हम ईमेल से भी दे सकते हैं, और अगर हमने ईमेल भेजा है और ईमेल नहीं पहुंचा है तो हमारी कोई गलती नहीं है। और लोगों के अपडेटेड ईमेल आईडीज, हर कंपनी को अपॉर्चुनिटी देना पड़ता है कि साल में एक बार अपडेटेड ईमेल आईडी भी लोगों का कलेक्ट कर ले।
और कोरम शुड बी प्रेजेंट थ्रू आउट द मीटिंग। कुछ टाइम बाद अगर वो लोग चले जाते हैं और फिर जो मैटर्स डिस्कस होता है वो इनवैलिड माना जाएगा। कोरम के एब्सेंस में जो मैटर डिस्कस होता है वो इनवैलिड माने जाते हैं। ये हम लोग ऑलरेडी कर चुके थे, द केस स्टडीज वे डन। ये सिर्फ एक फास्ट ट्रैक है कि सब चेक कर लो कि ये चीज आपका हुआ हुआ है या नहीं हुआ हुआ है। दीज थिंग्स हैव ऑलरेडी बीन डन विद यू इन द क्लास। ये प्रेफरेंस शेयर्स को सिर्फ कभी कभी कोरम में काउंट करते हैं। ये पावर ऑफ अटॉर्नी वाला क्वेश्चन भी आप देख लीजिए। इस पे कोई बहुत फेमस केस था, अभी केस रिकॉल नहीं कर पा रहा हूं, बट दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग एंड ट्रिकी। बहुत लोग इसमें सोचेंगे वो भेजा हुआ इंसान प्रॉक्सी है, पर वो भेजा हुआ इंसान नहीं माना जाएगा, रिमेंबर दैट। ओके, सो दिस कवर्स योर टॉपिक्स अबाउट नोटिस एंड कोरम। एंड एक चीज और मेरे को लोग पूछते हैं पेनल्टी, अभी एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट में पेनल्टी देखा था, हायर ऑफ द, ये जो फिगर था दैट वाज द पेनल्टी फिगर विच वी वर टेकिंग। एक जन पूछता है सर मेरे को एक चीज बताइए, आपने एक दो दिन पहले मेरे को एजीएम करवाया था, एजीएम ईजीएम, सर एजीएम का जो पेनल्टी है वो भी क्या मुझे याद रखना है? एजीएम की पेनल्टी, यस, लुक हियर एवरीवन, यहां पर आपको याद होना चाहिए सेक्शन 99 में द कंपनी एंड एवरी ऑफिसर, नॉट सो इंपॉर्टेंट बट एक बार देख लीजिए उन पर क्या फाइन लगता है अगर एजीएम टाइम से नहीं हो, और फर्दर फाइन कहां तक लग सकता है। सो केस स्टडीज का लिखना बहुत जरूरी है। यहाँ पे कुछ अच्छे अच्छे केस स्टडीज हैं, इसको होमवर्क में आप भी अपने हिसाब से ड्राफ्ट करोगे फिर से, क्वेश्चन 1 एंड क्वेश्चन 2 जो एजीएम के एंड में दिया हुआ है। और नोटिस कोरम में ऑलरेडी मैंने आपको अभी सारे पॉइंट्स कोशिश करके, आई थिंक ऑल द पॉइंट्स हैव बीन कवर्ड। या वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग, कोरम में अगर आधे घंटे के अंदर कोरम प्रेजेंट नहीं होता है, मीटिंग जो निर्धारित समय था, तब मीटिंग क्या हो जाएगी? एडजर्न्ड हो जाएगी। पर अगर मीटिंग ईजीएम मेंबर्स के रिक्वेस्ट पे बुलाई गई है और यहां अगर आधे घंटे के अंदर कोरम नहीं होता है, मीटिंग इज कैंसिल्ड। तो इसमें लोग कंफ्यूज हो जाते हैं जब एग्जाम में एमसीक्यू आता है। पीपल यूजुअली फॉरगेट दिस पर्टिकुलर पॉइंट, रिमेंबर यहां पे लोग एमसीक्यू में गलती करने के लिए फंस जाते हैं, तो आप मत फंसिएगा। तो आपको पढ़ना है वो ईजीएम कैसा ईजीएम था। ओके, नाउ ओरिजिनल मीटिंग में कोरम नहीं था, एडजर्न मीटिंग में भी कोरम नहीं हुआ, देन जितने लोग आते हैं मानते हैं वो उसी से कोरम फॉर्म हो जाएगा, चाहे वो रिक्वायर्ड कोरम अचीव नहीं हो पाया तो भी। बट अगर ओरिजिनल मीटिंग में कोरम था पर आपस में डिसऑर्डरली एटमॉस्फेयर था एंड नाउ कोरम की कमी है, देन आई कैन नॉट टेक द एडवांटेज कि हाँ सर आपने पढ़ाया था ना एडजर्न मीटिंग में जितने आएंगे काम चल जाएगा। वो तब होता है इफ एट द एडजर्न मीटिंग आल्सो कोरम इज नॉट प्रेजेंट, यानी कि पहले कभी मीटिंग में भी कोरम नहीं था और अभी भी नहीं है, देन दैट लाइन कम्स इनटू पिक्चर। तो दिस हैज ऑलरेडी बीन एक्सप्लेन्ड, मैंने फास्ट ट्रैक इसको वापस से टच भी कर दिया है। तो आई होप यू विल रिवाइज। चेयरमैन ऑफ द बोर्ड मीटिंग ही यूजुअली चेयरमैन ऑफ द शेयर होल्डर्स मीटिंग होता है, एंड अगर चेयरमैन ऑफ द बोर्ड मीटिंग 15 मिनट के अंदर प्रेजेंट नहीं हो तो डायरेक्टर्स वन ऑफ देमसेल्व्स को अपॉइंट करेगा एज द चेयरपर्सन। अगर डायरेक्टर भी 15 मिनट के नहीं आए, अंदर नहीं है, या डायरेक्टर विलिंग नहीं है एक्ट टू एक्ट एज चेयरमैन, देन शेयर होल्डर्स अपने में से किसी एक को प्रेजेंट करेगा एज द चेयरपर्सन ऑफ द मीटिंग। So this has already been done. चेयरमैन के पास 2 वोट्स है एज अ शेयर होल्डर, एंड एक्स्ट्रा वोट कब सेकंड वोट होता है अगर टाई हो जाए, वोट्स इक्वल हो जाए, देन दे कैन एक्सरसाइज द कास्टिंग वोट टू ब्रेक दिस टाई। थैंक यू सो मच, बी इन टच, रिवाइज कर लीजिएगा इसको सुनकर वापस। थैंक यू।